हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने सप्रसंग व्याख्या कैसे करी जानी चाहिए के ऊपर डिस्कस किया था। क्या गलतियां हमें करनी नहीं चाहिए, क्या गलतियां हमें करने से बचना चाहिए, क्या बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं जिनके वजह से उनको सबसे आसान क्वेश्चन ही सबसे मुश्किल लगने लगता है। ठीक है, तो इन सभी बातों के ऊपर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आप में से जिन्होंने वो क्लास अटेंड करी थी उनको अच्छे से समझ आ गया होगा कि उनको सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है। ठीक है, और अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चाहे कितनी ही व्याख्या करके जाइए, जब तक आपको व्याख्या कैसे करी जाती ही नहीं पता चलेगा तो आपको नहीं समझ आएगा, नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, कोई पद है उसके शब्दार्थ पता लगाकर आप व्याख्या के रूप में कहानी लिखकर आ जाएंगे तो इसका मतलब वो सप्रसंग व्याख्या नहीं हो जाती है। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या स्टेप वाइज लिखी जाती है। कोई भी स्टेप मिस होता है तो आपके नंबर कटते हैं। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, जो भी मिस आउट आप करेंगे वो टीचर को साफ साफ दिख जाता है। बाकी क्वेश्चन में आप कहानी बनाकर आते हैं तो वो फिर भी आप उसमें जो भी आपने उसमें पढ़ा होता है वो उसमें सब लिखा आता है। बट सप्रसंग व्याख्या का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत आसान होता है। अगर आप उसको ढंग से तरीके से अगर आप करके आएंगे तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। वो जस्ट लाइक मैथ्स का क्वेश्चन होता है। वो जस्ट लाइक जो हम छोटे थे क्लासेस में तो आपने देखा होगा अनसिंग पैसेजेस देख देख के जस्ट लिखना होता था, है ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन होता है। हमें पहले सबसे आसान अनसिंग पैसेज लगता था कि यार अनसिंग पैसेज आएगा तो हम तो लिख आएंगे, ऐसे ही लगता था ना। मैथ्स में क्या होता है, अगर आपका फॉर्मूला सही लग गया है, सब कुछ सही लग गया तो आपका फुल नंबर है। जस्ट लाइक सप्रसंग व्याख्या वही है। ठीक है, आपको यहाँ पर स्टेप वाइज अगर आप करते हैं तो आपके कहीं नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप में से वो वीडियो जिसने भी देखी है उसके लिए। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आज की वीडियो देखने से पहले, आज की क्लास देखने से पहले आप पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको सप्रसंग व्याख्या में क्या गलती करने से बचना है, कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है अपने असाइनमेंट के लिए भी और अपनी एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और इस जो वीडियो है, ये वाली वीडियो है, उसकी आपको प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इस वाली वीडियो की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी सप्रसंग व्याख्या का। ठीक है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद फिर आप सप्रसंग व्याख्या की जितनी भी क्लासेस हैं वो आप आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, आइए तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम राधा का प्रेम की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ये जो पद है वो विद्यापति के द्वारा लिखा गया, आपको पता ही है। ठीक है, तो शब्दार्थों को समझकर हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पद पढ़ते हैं। जो पद है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ए सखी पेखली एक अपरूप, सुनियत मानबी सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजत तरुण तमाला, तापर बेडली बिजुरी लता, कालंदी तट धीरे चली जाता। ठीक है, तो पहले हम इनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो पेखली है, पेखली शब्द का अर्थ होता है एक। पेखली शब्द का अर्थ क्या होता है? एक। अपरूप, अपरूप का मतलब होता है एक अपूर्व सौंदर्य देखा, एक अपूर्व सौंदर्य देखा। मानबी, मानबी का मतलब होता है मानोगी। सपन स्वरूप का मतलब होता है स्वप्न में देखा हुआ सौंदर्य। पंक्तियों में जो राधा का प्रेम है वो बताया गया है, किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति। ठीक है, राधा का प्रेम। तो यहाँ पे जो राधा है वो अपने सखी से कह रही है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि राधा किससे कह रही है। ठीक है, राधा जो है अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, ए सखी पेखली एक अपरूप, हे सखी मैंने अपूर्व सौंदर्य देखा। अपरूप का मतलब क्या है? एक अपूर्व सौंदर्य देखा। तो आप पद के साथ इसको पढ़िए। ए सखी पेखली एक अपरूप, पेखली का मतलब क्या था? एक।
तो मैंने एक अपूर्व सौंदर्य देखा। अपूर्व मतलब क्या था? अपूर्व सौंदर्य। ठीक है। सुनियत मानवी सपन स्वरूप। मानवी मतलब मानोगी, सपन स्वरूप मतलब स्वप्न में देखा हुआ सौंदर्य। तो यहाँ पर जो राधा है वो कह रही है कि हे सखी, मैंने अपूर्व सौंदर्य देखा, उसे सुनकर तुम उसे स्वप्न में देखा हुआ सौंदर्य मानोगी। तो यहाँ पर राधा अपनी सखी से कह रही है कि जब मैं तुम्हें बताऊंगी ना उनका सौंदर्य, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने किसी स्वप्न में देखा है, हकीकत में तो इतना सौंदर्य होता ही नहीं है। ठीक है। तो राधा अपनी सखी से कह रही है कि सुनियत मानवी, सुनियत मतलब जब तुम सुनोगी, मानवी मतलब मानोगी, तुम ये मानोगी सपन स्वरूप। ठीक है, कि स्वप्न में देखा हुआ सौंदर्य। स्वरूप मतलब सौंदर्य, स्वप्न मतलब सपन। ठीक है। तो यहाँ पे राधा सखी से ये कह रही है कि जब मैं तुम सुनोगी सौंदर्य तो तुम वो स्वप्न में देखा हुआ मानोगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो राधा है वो आगे क्या कहती है? आगे उनका सौंदर्य का वर्णन करती है। कमल जुगल पर चांदक माला। ठीक है। कमल जुगल मतलब दो कमल, दो चरण। चांद, चांदक माला मतलब चंद्रमा की माला, नख पंक्ति। ठीक है। तापर उपजत तरुण तमाला। तरुण तमाला मतलब श्याम वर्ण शरीर। ये तो आपको पता ही होगा कि जो श्री कृष्ण का जो शरीर था वो श्याम वर्ण था। ठीक है। तो तरुण तमाला उनके लिए यूज हो रहा है, उनके लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे वो राधा श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहती हैं कि दो कमल पर, कमल के समान सुंदर चरणों पर। कमल का जो शब्द प्रयोग हुआ है वो उनके श्री कृष्ण के चरणों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो दो कमल पर, कमल के समान सुंदर चरणों पर। आप लिख लीजिए क्या क्या अर्थ है, जैसे कि आप जब बाद में सब प्रसंग व्याख्या करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। दो कमलों पर चंद्रमाओं की माला, चंद्रमाओं के समान सुंदर नखों की पंक्ति सुशोभित थी। ठीक है। तो कमल जुगल पर चांदक माला, कि दो कमलों पर जो सुंदर चरण थे उनके, ठीक है, कमल के समान जो उनके सुंदर चरण हैं, उन पर चंद्रमाओं की माला जो है, जो सुंदर नखों की जो पंक्ति है वो सुशोभित कर रही है। तापर उपजत तरुण तमाला, उसके ऊपर तरुण तमाल, तरुण तमाल के समान जो उनका श्याम वर्ण शरीर है वो उपजा हुआ है। कि दो कमल समान जो चरण हैं उसके ऊपर, ठीक है, उनके चरणों के ऊपर जो श्याम वर्ण शरीर है वो उपजा हुआ है। ठीक है। आपको समझ आ गया? ए सखी पेखली एक अपरूप, सुनहित मानवी सपन स्वरूप। कि ए सखी, मैं तुम्हें एक अपूर्व सौंदर्य मैंने देखा, सुनित मानवी सपन स्वरूप। जब तुम सुनोगी तो तुम मानोगी कि वो एक स्वप्न में देखा हुआ सौंदर्य है। कमल जुगल पर चांदक माला, कमल के समान जो उनके चरण हैं, ठीक है, कमल के समान जो उनके चरण हैं उन पर चंद्रमाओं की जो माला है वो सुशोभित हो रही है। और तापर उपजत तरुण तमाला, और तापर उपजत मतलब, तापर मतलब ऊपर, जो ऊपर क्या उपजा हुआ है? तरुण तमाला, श्याम वर्ण शरीर। ठीक है। तरुण तमाल का मतलब क्या था? श्याम वर्ण शरीर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको इतना तो अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तापर बेडली बिजूरी लता, कालिंदी तट धीरे चली जाता। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? बिजूरी लता का मतलब होता है पीताम्बर, कालिंदी का मतलब होता है यमुना। ठीक है। तो अब हम अर्थ देखा हमने, अब हम व्याख्या करते हैं। ठीक है। तापर बेडली बिजूरी लता, उसको बिजली की बेल, बिजली के समान दिव्य पीताम्बर लपेटे हुई थी। कि बिजूरी लता मतलब कि जो बिजली के समान दिव्य जो पीताम्बर जो लता थी, यहाँ पे पीताम्बर अर्थ बताया गया है ना, बिजूरी लता का जो अर्थ है वो पीताम्बर है। तो यहाँ पे राधा कह रही है कि तापर बेडली, तापर मतलब क्या था? कि ऊपर, बेडली मतलब लपेटी हुई थी बिजूरी लता, पीताम्बर की जो बेल है, दिव्य बेल है, वो लपेटे हुई थी उन्होंने अपने शरीर पे। ठीक है। ये राधा उनका वर्णन करते हुए
कह रही है, किसको कह रही है? सखी को कह रही है। ठीक है, कालिंदी तट धीरे चली जाता। अब यहाँ पे कालिंदी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? यमुना। यमुना इसका अर्थ है ना। तो यहाँ पे जो वो है, राधा क्या कह रही है कि जो कृष्ण है वो श्याम शरीर जिसका है कृष्ण का, वो धीरे धीरे यमुना के किनारे जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कह रही है कि कालिंदी तट मतलब यमुना तट पर जो श्री कृष्ण है वो धीरे धीरे जा रहे थे। ठीक है, इसका अर्थ ये है, शाखा शिखर सुधाकर पांति। शाखा शिखर मतलब हाथ की उंगलियां, सुधाकर पांति मतलब नाखूनों की पंक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कह रही है कि हाथ की उंगलियां चंद्रमा के समान सुंदर सुशोभित हो रही थी। ठीक है, शाखा शिखर सुधाकर पांति। ठीक है, कि शाखा शिखर मतलब हाथों की जो उंगलियां हैं वो नाखूनों की जो पंक्ति है वो सब सुशोभित हो रही थी। ठीक है, ताही नभ पल्लव अरुणिम कांति। तो यहाँ पे क्या अर्थ है? पल्लव मतलब क्या होता है? कर। पल्लव मतलब कर। अरुणिम कांति मतलब लाल ज्योति। ठीक है, तो यहाँ पे राधा आगे क्या कहती है कि उस पर नवीन पत्तों की लाल लाल ज्योति दिखाई दे रही थी। कि जो नवीन जो पत्ते थे, जो नवीन पत्ते होते हैं, जैसे जो नवीन पत्ते होते हैं वो चमकते हैं ना, है ना। तो वो यही कह रही है कि नवीन पत्तों के समान जो सुंदर हाथ थे उनके, श्री कृष्ण के, उन पे लाल लाल ज्योति दिखाई दे रही थी। मतलब जो लाल लाल ज्योति का जो अर्थ है वो उनके रक्त से है, कि वो जो हमारा खून होता है, जो रक्त होता है वो लाल होता है। तो वो इतना मतलब इतना प्योरिटी थी, इतना वो चमक थी कि उनके हाथों में लाल लाल ज्योति दिखाई दे रही थी। ताही नभ पल्लव अरुणिम कांति। अरुणिम कांति मतलब लाल ज्योति, पल्लव मतलब कर। तो अब आपको समझ आ गया। तापर बेडली बिजूरी लता, तापर बेडली बिजूरी लता की बिजली के समान जो पीताम्बर बेल है वो उनको लपेटे हुई है। ठीक है, बिजूरी लता, लता जो पीताम्बर की है वो उनको लपेटे हुई है। कालिंदी तट धीरे चली जाता, कि जो श्री कृष्ण है कालिंदी तट मतलब यमुना के तट पर के तरफ, यमुना तट के तरफ धीरे धीरे जा रहे थे। शाखा शिखर सुधाकर पांति, जो उनके जो हाथ हैं, हाथ की जो उंगलियां हैं उनमें जो नखून हैं वो जो बहुत ज्यादा सुशोभित हो रहे थे। ताही न पल्लव अरुणक भांति, कि जो उनके हाथ हैं उनमें लाल लाल ज्योति भी चमक रही थी, रक्त की जो लाली है वो दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गए 2 पैराग्राफ। आगे बढ़े अब। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं, किसी शब्द का आपको अर्थ ना समझ आ रहा हो तो। ठीक है, विमल बिंबफल जुगल विकास। बिंबफल का मतलब क्या होता है? अधरोष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो है राधा, वो क्या कह रही है? दोनों निर्मल बिंबफल, दोनों अछूते होष्ट विकसित हो रहे थे। तो यहाँ पे उनके होठों की बात हो रही है श्री कृष्ण के जो बिंबफल है, जो उनके अधरोष्ट हैं वो विकसित हो रहे थे। ठीक है, तापर कीर स्थिर करुबास। कीर मतलब नासिका, मतलब कि नाक। थीर मतलब स्थिर, करुबास। ठीक है, तो आगे क्या कहती है कि उन पर स्थिर होकर तोते की जो चोंच के समान उनकी सुंदर नासिका है वो निवास कर रहा था। उन पर स्थिर होकर तोता निवास कर रहा था, कि तोत की जो चोंच के समान जो उनकी नाक है श्री कृष्ण की, उस पर तोता जो है वो निवास कर रहा था। तापर कीर, तापर कीर, तापर मतलब क्या था? ऊपर। कीर मतलब नासिका। थीर मतलब स्थिर, कि जो तोता है वो स्थिर था। किस पर था? किसके ऊपर था? नाक के ऊपर था। करु बास।
ठीक है, कि वो वास कर रहा था, निवास कर रहा था। ठीक है, आप सबके अर्थ लिखते रहिएगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं बार बार इसलिए ही कह रही हूँ, बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे शब्द अर्थों के साथ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से सप्रसंग व्याख्या कर सकेंगे। सप्रसंग व्याख्या कैसे करी जाती है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, दापर, चंचल, खंजन, जोर। खंजन जोर का मतलब होता है दो नेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो राधा है वो क्या कह रही है कि उस पर चंचल खंजरों का जोड़ा, कि खंजन के नेत्रों के समान जो उनके नेत्र थे। तापर, सांपनी, झापल, मोर। सांपनी मतलब केश राशि, सांपनी मतलब बाल हो गए। ठीक है, झापल मोर, मोर मतलब कि मयूर, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आसान है। तो यहाँ पे राधा क्या कह रही है कि उस पर जो उनका चेहरा है वो धीरे धीरे करके सबका वर्णन कर रही है। वो हाथों का कर रही है, वो नाखूनों का कर रही है, ठीक है, वो आंखों का कर रही है, वो नाक का कर रही है, वो बालों का कर रही है, सबका वर्णन कर रही है वो। ठीक है, आगे क्या कहती है राधा की तापर, चंचल, खंजन, जोर। तो नासिका, नासिका क्या होती है? नाक होती है। तो नाक के ऊपर, तापर मतलब नाक के ऊपर, उन पर चंचल खंजनों का जोड़ा मतलब नेत्रों का जोड़ा था। ठीक है, आगे वो क्या कहती है कि अब नेत्रों के ऊपर क्या होता है? बाल होते हैं, है ना, केश होते हैं। तो वो क्या कह रही है? तापर, सांपनी, झांपल, मोर। मोर मतलब मयूर पुच्छ, सांपनी मतलब केश राशि, सांपनी मतलब बाल हो गए, मोर मतलब मयूर मुछ मतलब कि मोर के पंख। तो वो आगे क्या कह रही है कि उस पर जो नेत्र थे, जो दो नेत्रों का जो जोड़ा था, उसके ऊपर क्या था? उस पर मयूर पक्ष मतलब मोर मुकुट, मोर के जो पंख है, सप्रणी को, सप्रणी के समान श्याम और चिकनी केश राशि। सप्रणी मतलब क्या था? केश राशि। मैंने अभी बताया कि सांपनी मतलब क्या होता है? केश राशि। कि जो मोर मुकुट है वो उनके केश राशि को ढके हुए था। ठीक है, आगे आपको समझ। आगे वो क्या कहती है? ए सखी रंगिनी कहल निशान। ठीक है, तो यहाँ पे निशान का अर्थ क्या है? संकेत। कि यहाँ पे जो राधा है वो कह रही है कि हे सखी, रंगिनी मतलब वो उसको प्यार से प्रेम से रंगिनी बुला रही है कि हे रंगिनी सखी, मैंने तुमसे अपना संकेत कह दिया है। हे सखी रंगिनी कहल निशान, मैंने तुमसे अपना संकेत कह दिया है। निशान मतलब संकेत। हेरैत पुनि मोर हरल गिहान। ठीक, तो यहाँ पर जो सखी है उसको राधा कहती है कि हेरैत पुनि मोर हरल गिहान। हेरैत मतलब देखते ही, ठीक है, पुनि मोर हरल गिहान, कि ज्ञान का हरण कर लिया उन्होंने ही। ठीक है, उसने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया, तात में अपनी सुधी बुद्धि खो बैठी। ठीक है, तो यहाँ पे राधा वर्णन करती है सखी से श्री कृष्ण का। कवि विद्यापति एह रस भान, एह रस भान मतलब ये सरस अनुमान है। सुपुर्ख मरहम तोहे भरल जान। सुपुर्ख मतलब श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया सुपुर्ख। भल जान मतलब भली प्रकार जानती हो। तो कवि विद्यापति कहते हैं कि ये सरस अनुमान है कि तुम श्री कृष्ण के रहस्य को भली प्रकार जानती हो। विद्यापति कहते हैं कि ये सरस अनुमान है। सुपुर्ख श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। भल जान मतलब भली प्रकार जानती हो। तो यहाँ पे जो विद्यापति है वो राधा से कह रहे हैं कि ये सरस अनुमान है कि तुम श्री कृष्ण के रहस्य को भली प्रकार जानती हो। ठीक है, तो इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा शब्दार्थ के अनुसार। अब आप अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें संदर्भ में क्या लिखना है। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां आदिकालीन जयदेव के अनुयायी भक्त श्रृंगारी कवित विद्यापति द्वारा रचित पदावली के श्री कृष्ण प्रेम में अवतरित की गई है। इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने सप्रसंग व्याख्या कैसे करी जानी चाहिए के ऊपर बात करी है,
उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि संदर्भ में आपको बताना होता है कि ये जो पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा रचित है और कहाँ अवतरित है, क्या काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह का नाम आपको बताना होता है। और अगर आप बहुत अच्छे से अपना संदर्भ लिखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि वो जो पंक्तियां हैं वो जिस भी कवि ने लिखी है वो श्रृंगारी कवि है, वो किस काल का कवि है, ठीक है, उनके गुरु का नाम क्या है। आप संदर्भ में लिख सकते हैं कि ये पंक्तियां निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो द्वारा रचित है। तो इससे आपका संदर्भ और बेहतरीन लगता है और टीचर को और प्रोफेसर को भी लगता है कि हाँ बच्चे को पता है, ठीक है। तो कैसे आपको संदर्भ लिखना चाहिए, कैसे व्याख्या लिखनी चाहिए, कैसे व्याख्या करनी चाहिए, क्या विशेष में लिखना चाहिए, इन सब के ऊपर चर्चा हमने उस वीडियो में की है, ठीक है। तो हमने इन सभी चीज़ों के ऊपर उस वीडियो में चर्चा की है, वो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो आदिकालीन जयदेव के अनुयायी भक्त श्रृंगाली कवित विद्यापति द्वारा रचित पदावली के श्री कृष्ण के प्रेम से अवतरित की गई है, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, श्री कृष्ण के प्रेम से अवतरित की गई है, राधा के प्रेम से अवतरित की गई है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि ये राधा के प्रेम से अवतरित की गई है। इससे पिछले वाली जो पंक्तियां थी उसमें आप क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण के प्रेम से अवतरित की गई है, ठीक है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि राधा ने श्री कृष्ण को यमुना के तट पर देख लिया था, वह उनके अपार सौंदर्य पर मोहित हो गई, अपनी मुग्धावस्था का और श्री कृष्ण के अपार सौंदर्य का वर्णन सांकेतिक शैली में वह अपनी सखी से कह रही है इन पंक्तियों में, ठीक है। तो आपको प्रसंग में बताना होता है कि एग्जैक्टली उन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। फिर आप व्याख्या करेंगे। फिर विशेष में आप क्या लिखेंगे कि जो भाषा है वो मैथिली भाषा है, ठीक है, सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, तरुण तमाल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, लयात्मकता है, ठीक है, ये सब आप लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि आपको क्या क्या विशेष में लिखना है, ठीक है। तो हमने विद्यापति के जो पद आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, राधा वंदना, श्री कृष्ण का प्रेम और राधा का प्रेम, इन तीनों ही पदों को लेकर हमने सप्रसंग व्याख्या कर ली है। इनकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसी प्लेलिस्ट में आपको सबकी व्याख्या मिल जाएगी और सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी चाहिए, क्या गलतियां करने से बचना चाहिए, इसकी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी और प्लेलिस्ट में भी, इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम विद्यापति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसके रिगार्डिंग, पदों के रिगार्डिंग, भाषा शैली के रिगार्डिंग, ठीक है, जो पेपर में आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार पेपर में आते हैं, उनके ऊपर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। PYQs को ध्यान में रखकर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपके परीक्षा के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी व्याख्या के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में विद्यापति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।